एडमिशन के केस में फुल फ्लेज क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये इतने बनते हैं। लेकिन आजकल चूंकि बोर्ड में इसका वेट कम हो गया है, पहले 8 मार्क के क्वेश्चन होते थे तो ये सारे बनाने पड़ते थे, लेकिन आजकल वो कम हो गया है, 6 मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं। तो या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूछते हैं, या कैपिटल अकाउंट और या बैलेंस शीट पूछते हैं। लेकिन हम लोग तीनों ही सीख लेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, इसके पार्ट 1 में उसको कंटिन्यू करते हुए इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 54 से लेकर 59 तक पेज नंबर 4.61 तक कर लेंगे। यहाँ पर ये 58 और 59 बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर थोड़ा सा और ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है ये 58 का नंबर किसी और एडिशन में कुछ और दिया हुआ हो। मैं नाम बता देता हूँ पार्टनर का, जिससे ये करना आसान हो जाए। पार्टनर का नाम है सुभाष और आशा, और नए पार्टनर का नाम है तानिया। उससे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर अपना मिला लेंगे। इसमें क्या है कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। जितने भी पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेज होंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस होगा, उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। करंट अकाउंट बनाने का मतलब ही यही है कि सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करके जो गेन या लॉस हुआ उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर करंट अकाउंट को बैलेंस करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कैपिटल का भी बैलेंस करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट के अंदर पुरानी बैलेंस शीट से जिन एसेट्स एंड लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, उनको एज इट इज नए बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वर्किंग नोट में अगर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाया हुआ है तो उसको बैलेंस करके उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। फिर बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए। अगर वो टैली हो जाता है तो क्वेश्चन सही है। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन नंबर 59 भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस पर भी थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। ऐसा पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं नाम बता देता हूँ पार्टनर का, जिससे आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। हो सकता है अलग अलग बुक में अलग अलग इनके नंबर हों। पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ए और बी हैं और नया पार्टनर सी है। सी जो है 1/4 के लिए एडमिट होता है और 2 लाख रुपीज एज कैपिटल लेकर के आता है। इस क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट स्टूडेंट को बहुत पजल करते हैं। याद रखेंगे, उन्हीं 2 एडजस्टमेंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि इट वॉज डिसाइडेड टू henceforth फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब henceforth नाउ ऑनवर्ड्स जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स मेथड से नहीं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन होगा। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो हम लोग सॉल्यूशन में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करेंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसका ऐसा एक ही क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि करेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये हुआ कि करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD लिखा और डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई करंट अकाउंट लिख करके करंट अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब से henceforth हर करंट अकाउंट जो फ्लक्चुएट फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट था, उसको फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन कर रहा है। इसके बाद एक अगला एडजस्टमेंट भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बिल से एक्सेप्टेड of ₹40,000 issued by creditor were not recorded in the books. बुक में जो क्रेडिटर को बिल इशू किया था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर क्लास 11 में
बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अब नहीं था, तो ये इस क्लास 12 में भी ये एडजस्टमेंट नहीं देना चाहिए। स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इस बात को ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर क्लास 11 में नहीं था, तो ये क्लास 12 में से भी इस एडजस्टमेंट को हटा देना चाहिए। खैर, ये अगर आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट समझ लेंगे। बिल accepted of ₹40,000 issued by creditor were not recorded in the book. creditor ने बिल को हमने बिल पर एक्सेप्टेंस दिया, इसकी एंट्री पास करते हैं क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये जनरल एंट्री होती है, इसको तो सिर्फ समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज में क्लास 11 में डिटेल से हम लोग सीख करके आते हैं। अगर क्रेडिटर को हमने एक्सेप्टेंस दिया, हमारा क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट में परचेज किए हुए हैं, उसे हम एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ 2 महीने या 3 महीने के बाद हम आपको इसका पेमेंट कर देंगे। तो एक्सेप्टेंस देने की जनरल एंट्री होती है क्रेडिटर से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब इस एंट्री का इम्पैक्ट ये होगा, ये एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर का बैलेंस 40,000 से घटा देंगे और बिल्स पेबल का बैलेंस 40,000 से बढ़ा देंगे। यही इसका इम्पैक्ट होगा। इसलिए ये ट्रांजैक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बैलेंस शीट में क्रेडिटर का बैलेंस 40,000 से घटा देंगे, फिर बिल्स पेबल का बैलेंस 40,000 से बढ़ा देंगे। इसमें और एक लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, ये भी स्टूडेंट को पजल करता है, इसको भी ज़रा समझ लेंगे कि ए प्रोवाइड्स ₹1 लाख लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। फर्म ए जो है, फर्म को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। अब यहाँ 1 लाख का लोन दिया तो फर्म इसकी एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बैंक बैलेंस जो है 1 लाख रुपये से बढ़ जाएगा। याद रखें, बैंक का बैलेंस 1 लाख से बढ़ा देंगे और जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन बाय ए करके दिखाएंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, इसको देख करके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसका क्या करें। इसका कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इंटरेस्ट जो होगा साल के एंड में फर्म को देना होगा। अगर 31 नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को, 1 साल के बाद ये बनाएंगे, तब इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना होगा। क्योंकि 1 अप्रैल को ही, साल के शुरू में ही सी एडमिट हुआ है, तो 1 दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। याद रखेंगे, इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ लोन की एंट्री करेंगे, बैंक को बढ़ा देंगे और पार्टनर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन बाई ए करके 1 लाख दिखा देंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब जरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी समझ लेते हैं। एडमिशन के केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस चैप्टर से याद रखेंगे, बोर्ड में कंपल्सरीली 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही आता है और उसमें भी वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर ही आता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 टाइप से होता है। न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड के कैपिटल को एडजस्ट करना और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना। जब न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना हो, तो जरा ध्यान से समझ लेंगे कि जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेना चाहिए बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसा होगा, ये मानते हुए कि कोई एडजस्टमेंट इन कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे, टू बैलेंस CD निकाल देंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट को 3 रोज नीचे एक्सटेंड कर देंगे। फिर जो डेबिट साइड में टू बैलेंस CD आया, उसको क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD करके लिख देंगे। ये ध्यान में रखेंगे कि तीनों पार्टनर का या चारों पार्टनर का बाई ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। फिर वर्किंग नोट में चले जाते हैं। वर्किंग नोट में लिखते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर शेयर, फिर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म का मतलब होगा
न्यू पार्टनर्स कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर शेयर, ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हो जाएगा। टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, ये नया कैपिटल जो सेकेंड फेज कैपिटल अकाउंट का बनाया, उसमें एक लाइन छोड़ करके टू बैलेंस सीडी लिख दिया और इसी कैपिटल को लायबिलिटी साइड में एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब ये कैपिटल का एडजस्टमेंट भी दो तरीके से होता है। अगर कैश के थ्रू एडजस्टमेंट कहा है या कुछ नहीं कहा है तभी कैश के थ्रू ही एडजस्टमेंट करेंगे। अगर किसी पार्टनर के क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट साइड में डिफरेंस में टू कैश या टू बैंक लिखेंगे और इसकी डबल एंट्री वर्किंग नोट में एक बैंक अकाउंट बना लेंगे, उसके क्रेडिट साइड में बाई फर्स्ट पार्टनर बाई ABC जो भी नाम दिया हो कैपिटल अकाउंट बाई करके लिख देंगे। यहाँ अगर डेबिट साइड में टू बैंक आया या टू कैश आया तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई एज कैपिटल अकाउंट। अगर B के डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो उसके क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट और उसकी डबल एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर बैंक अकाउंट को बैलेंस करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ बैंक या कैश की जगह पर कभी कभी क्वेश्चन में कहा होता है कि एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होना चाहिए, तो बैंक की जगह पर डेबिट साइड में टू करंट अकाउंट लिखेंगे और फिर उसकी सीधे डबल एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कर देते हैं। और अगर क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट लिखा तो सीधे उसकी डबल एंट्री बैलेंस शीट के एसेट साइड में कर देते हैं। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछते हैं कि यहाँ तो डेबिट साइड में है तो ये तो इधर क्रेडिट में क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट लिखा तो डेबिट साइड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए जरा ये समझ लेंगे कि यहाँ पर डेबिट में अगर करंट अकाउंट लिखा है तो अगर करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसके क्रेडिट में बाई एज करंट अकाउंट बाई एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, फिर उसका बैलेंस करेंगे, फिर उसका जब बैलेंस करेंगे तो फिर इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा और जब क्रेडिट बैलेंस आएगा तो वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। अगर क्रेडिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई करंट अकाउंट लिखा, मान लेते हैं B के क्रेडिट में बाई करंट अकाउंट लिखा तो B के करंट अकाउंट में टू एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, फिर कैपिटल जब करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो उसका डेबिट बैलेंस आएगा और जिसका डेबिट बैलेंस आता है वो एसेट होता है उसका एसेट साइड में। तो इतना एक स्टेप स्किप करके सीधा याद रखेंगे, अगर कैपिटल के एडजस्टमेंट में टू करंट लिखा तो उसकी डबल एंट्री लायबिलिटी साइड में, बाई लिखा तो एसेट साइड में उसको कॉपी कर देते हैं। और इसके बाद पुरानी बैलेंस शीट से जिन आइटम में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है उनको एज इट इज़ कॉपी करके उनको नए बैलेंस शीट में एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं, फिर नई बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 60 से लेकर 66 तक करेंगे और इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 65 तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इसमें A और B दो पार्टनर हैं, C एडमिट होता है। ये इलस्ट्रेशन नंबर स्पेशली करेंगे ये क्वेश्चन, तो वैसे तो ये 12 मार्क का क्वेश्चन हो जाए, फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाए तो लेकिन ये इतना लंबा क्वेश्चन तो बोर्ड में आएगा नहीं, लेकिन इसके अंदर के एडजस्टमेंट को ब्रेक कर करके कई सारे क्वेश्चन बोर्ड में बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन तो जरूर करना चाहिए। अगर स्टूडेंट का रिक्वेस्ट हो, अगर स्टूडेंट चाहे तो मैं इसको एक एक पॉइंट करके इसको एक्सप्लेन कर दे सकता हूँ। रिक्वेस्ट आने पर स्टूडेंट की तरफ से ऐसा आने पर मैं अगला वीडियो इसको बना करके डाल दूँगा। अब हम लोग आते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना। जब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर न्यू पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट दो फेज में बनाने की जरूरत नहीं है, एक फेज में बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, सारे पास्ट प्रॉफिट पास्ट लॉसेज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई बैंक लिख देंगे और नए पार्टनर के कैपिटल में वो जगह उतना स्पेस खाली छोड़ देंगे। इसके बाद
जब सारा रिवैल्यूएशन वगैरह पास्ट प्रॉफिट पास्ट लॉसेज का ट्रांसफर हो गया, फिर कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं, डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी कर लेंगे, फिर वर्किंग नोट में आ गए हैं। वर्किंग नोट में कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस है उसको ऐड कर लेंगे, वो ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल हो गया। फिर ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड शेयर भी निकाल लेंगे, कैसे? वो टोटल 1 में से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर लिया, वो ओल्ड पार्टनर्स का कंबाइंड कैपिटल हो गया। इसके बाद थर्ड लाइन में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फंड का मतलब होगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अपॉन कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और कंबाइंड कैपिटल को कंबाइंड शेयर से डिवाइड कर देंगे तो नए फंड का टोटल कैपिटल आ